हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सबको मोस्ट वेलकम है। एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिए, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। चलिए साउंड तो क्लियर है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इतना दिन से आप लोग का क्लास स्टॉप था, लेकिन अब जो आप लोग का जो क्लास है वह स्टॉप नहीं रहेगा। अब आपका जो क्लास है वह रेगुलर चलेगा, क्योंकि आपका है जो फॉर्म भी फिलअप हो रहा है और एग्ज़ाम का डेट भी है वह भी आउट हो गया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो लगभग 20 फरवरी के बाद है जो आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग फर्स्ट डे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से करके है जो क्लास को आगे बढ़ाएँगे। साथ-साथ में पीवाईक्यू और आपका जो सेट प्रैक्टिस है वह अलग से, और साथ-साथ में आपका जो कांसेप्ट है वो भी क्लियर किया जाएगा। ये तो मैथ के लिए हो गया, और बाकी अन्य सब्जेक्ट लिए आपका है वह पीवाईक्यू और प्लस आपका जो टेस्ट सीरीज है वह आप लोग के लिए चलाया जाएगा। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। उसके बाद क्लास को आगे जारी किया जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका जो सेट है वह पीवाईक्यू ही है। ये भी आपका जो पीवाईक्यू है जो कि 21 तारीख चौथा महीना 2024 में पूछा गया था। तो जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जो घातांक है वह क्या होगा? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। तो इसमें 3 का घातांक पूछ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड करिएगा। यानी 3825 है तो 3 से क्या करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। जितना बार 3 से लगे, 3 से अगर जो लगना यह बंद कर जाएगा तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट बार जब 3 से लगाते हैं, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12 होगा और 3 दूना 6 और फिर 3 पचे 15। अब तो लगता है 3 से लगेगा नहीं। जब 3 से नहीं लगेगा यानी 5 से लग सकता है। 3 से नहीं लगेगा तो यहीं पर इसको हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 इसमें के गो आ रहा है, 2 गो आ रहा है, यानी 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। यानी 3 का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, जो घातांक होगा वो कितना है 2। इस तरह से आपका ऑप्शन है जो 1 वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2। तो आई होप कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन देता है। ये 3 यहाँ पर है तो 3 के पावर x दे देगा। मान लीजिए 5 से लग रहा है तो 5 के पावर y दे देगा। अब यहाँ पर पूछेगा कि x प्लस y का जो वैल्यू है वह क्या होगा। अगर जो इस फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आया है, y का निकालिएगा तो पता नहीं कितना आता है। तो y यहाँ पर ऐड कहेगा ऐड, सब्ट्रैक्ट कहेगा सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा 2 नंबर है कि यदि x और y संख्या 653 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से क्या है विभाज्य है, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, तो x प्लस y का क्या वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। 80 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, किसी भी जिसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है, वह उस नंबर से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो। जब इकाई अंक जब 0 रहेगा तभी तो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, यानी 0 के मतलब कि y बराबर 0 होना चाहिए, तभी तो वह 80 से डिविजिबल होगा। तो y का मान आपको पता चल गया कि y जब 0 रहेगा तब वह 80 से डिविजिबल होगा। तो y का मान 0 तो यहाँ आ गया। अब आपको क्या चाहिए, तब आपको चाहिए x का मान, तभी तो x प्लस y का है जो मान निकाल सकिएगा। तो यहाँ से चाहे तो ऑप्शन भी पुट करके बना सकते हैं, और नहीं तो क्या कीजिएगा जो बताते हैं 65
3x y का मान पता चल गया 0, क्योंकि 80 से डिवाइड होगा तो 0 रहना चाहिए। 80 से डिवाइड कीजिए, 80 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में लगेगा नहीं, यानी 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 यानी 640, यानी 1 3। यहाँ पर x का जगह कितना होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए कितना, यहाँ से चाहे अगर जो नहीं दिमाग काम करेगा तो यहाँ से ऑप्शन लेकर के यहाँ से आप लोग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो करोगे तो 8 दूनी 16, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा हो जाता है, 160 हो जाता है, यानी एक बार ही आप लोग लगा सकते हैं। 8 का 8 यानी 80, तो ये आपका है वह 5 बचेगा, ये है जो 5, और ये जो आपका है वह सोचिए कि यह कितना होगा, तो डिविजिबल है जो पूरा पूरा हो जाएगा। 8 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, या फिर 4 और 8 दोनों रखते हैं तो डिवाइड होगा। ये आप लोग सोचिए और बताइए कि ये डिवाइड है जो कब होगा। 1 3 x और इधर है जो 0 हो गया है, क्योंकि जब 0 से इस समय ऐड कीजिएगा तो संख्या जो है वही संख्या रह जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग 5 और यहाँ पर कितना लें, ये तो 0 होगा, ये x उतारते हैं तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आपको तय करना है। तो तय कीजिए 5, अगर जो यहाँ पर 4 लेते हैं 0 लेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 7 56, 8 7 56 यानी हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। 6 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। जब 6 रहेगा तो 8 7 56 देख रहे हैं ये कट जा रहा है, उसके अलावा ये 8 से 8 भी रहेगा तो नहीं कटेगा, 4 भी रहेगा तो नहीं कटेगा, यानी 4 3 1 दोनों तीनों ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर है कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। दो को संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या है, तो अलग अलग अपरिमेय संख्या है। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि ये संख्या अंडर रूट 3 है तो दूसरा का संख्या है जो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 है, यानी चेंज होना चाहिए। तो इसको कीजिएगा तो 5 3 15 अंडर रूट 15 होता है, ठीक है। अलग अलग एगो 2 लेते हैं, एगो अंडर रूट 3 लेते हैं, अंडर रूट 6 आएगा। वहीं सेम लेते हैं, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 बराबर कितना आता है, 2 आ जाएगा। अंडर रूट 3 लेते हैं, अंडर रूट 3 लेते हैं, कितना आता है, 3। यानी जब दो सेम अपरिमेय संख्या लेते हैं तब उसका जो गुणनफल है वह क्या आ रहा है, देख रहे हैं कि परिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है, परिमेय। लेकिन जब दो को अलग अलग जब अपरिमेय संख्या लेते हैं तब उसका जो गुणनफल है वह क्या आता है, तो अपरिमेय ही आता है। अपरिमेय का मतलब हो गया आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन कहिएगा कि तर्क संगत दिया हुआ है, तर्कहीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थात हुआ क्या, अपरिमेय, तर्क संगत और तर्कहीन का मतलब क्या हुआ। तो ये जो गलतियां आपके हैं ये ट्रांसलेट होने की वजह से होता है, जो कि बिहार बोर्ड वाले को लापरवाही। वो जो क्वेश्चन है इंग्लिश में देता है, इंग्लिश वाले का जो कंप्यूटर है वह हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने है जो पेश करता है हिंदी मीडियम वालों के सामने। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तर्क संगत का मतलब होता है रेशनल नंबर, तर्क संगत का मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और तर्कहीन के मतलब इरेशनल। कहने का मतलब हो गया कि तर्क संगत मतलब परमेय और तर्कहीन के मतलब क्या हो गया, अपरमेय। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय आया है, तब हो जाएगा तर्कहीन यानी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। अमित, चांदनी गुड इवनिंग, आकृति गुड इवनिंग।
तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तर्कहीन तर्क संगत के मतलब। ठीक है, याद इसी में और रखना है कि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल सदैव परमीय होता है, दो अपरमीय संख्याओं का दो अपरमीय संख्याओं का योगफल सदैव है जो अपरमीय ही होता है, परमीय नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस ky बराबर 10 के अनगिनत हल हो तो k का मान क्या होगा। इसके क्वेश्चन के बिना डीएलएड का एग्जाम है जो संभव नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आपका पूछता ही है, हर बार है जो पूछता है, हर बार पूछता है। हाँ आकृति बोलो। ये जो क्वेश्चन है जो हर बार पूछता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 3 गो कंडीशन है। ये जो समीकरण, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका इस तरह से रहेगा, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। यदि दो गो इस तरह से समीकरण दिया हुआ रहे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इस तरह से दिया हुआ रहे, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, अगर जो इस तरह से अगर जो इक्वेशन दिया हुआ रहे, इस तरह से अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे, तब आप लोग याद रखिएगा कि पहला कंडीशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तब क्या होता है, तब याद रखिएगा कि इसका जो ग्राफ का जो लाइन होगा वह इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समझिएगा कि प्रतिच्छेदी, और जो इसका इस प्रकार का जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह केवल एक हल होगा, केवल एक हल, बस एक हल, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब हो गया, हिंदी में लिख सकता है अद्वितीय हल भी लिख सकता है, केवल एक हल भी लिख सकता है, और ओनली मतलब एक हल भी खाली लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह कंफ्यूजन ना होइएगा, अद्वितीय नहीं तो फिर इंग्लिश में याद रखिएगा ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर आपका है जो अगर इस तरह से रहेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह से अगर जो आ गया इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब आप लोग को याद रखना है क्या, तब है जो आप लोग याद रखिएगा जो ग्राफ का जो लाइन होगा वह क्या होगा, तो वह होगा जो कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि संपाती होगा। संपाती का मतलब हुआ कि एक जो लाइन है वह दूसरे के लाइन पर होगा, इस तरह से, यानी प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और जब ग्राफ के लाइन प्रत्येक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेगा, तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही बिंदु पर क्या होगा, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका अनंत सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब कि बहुत सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर आप लोग याद रखिएगा। और इस प्रकार के जो समीकरण है उसको आश्रित भी कहते हैं, डिपेंडेंट, इंग्लिश में डिपेंडेंट, हिंदी में याद रखिएगा कि आश्रित कहते हैं। तीसरा आप लोग याद रखिए, तीन ही कंडीशन, ये तीनों याद कर लेंगे तो 2 नंबर आपका है जो पक्का हो गया। ये 3 गो आपका कंडीशन याद है तो डीएलएड में आपका मैथ में 2 नंबर आपका पक्का। तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये है जो यहाँ तक तो बराबर होता है, लेकिन लास्ट में साथ है जो छोड़ देता है, यानी डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और जब इस तरह से जब होगा तब आप लोग याद रखिएगा जो ग्राफ का जो लाइन होगा वह क्या होता है, समानांतर होता है, समानांतर। ग्राफ का लाइन समांतर यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इस तरह से समांतर होगा ग्राफ का लाइन। और जब ग्राफ का लाइन समानांतर होगा, एक दूसरे को जब नहीं काटेगा, तब कोई भी हल नहीं होगा। जब काटेगा ही नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कि नॉट सॉल्यूशन। क्या होगा, नॉट सॉल्यूशन, यानी कोई भी हल है जो नहीं होगा। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों याद हो जाएगा तो आपका 2 नंबर है जो पक्का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता ही है, हर बार पूछता है 2 क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा
कि 2x प्लस 3y बराबर 5 है एवं 4x प्लस k y बराबर 10 क्या अनगिनत हल है? तो अनगिनत हल आप लोग देख रहे हैं कि अनगिनत हल इसमें है। कंडीशन नंबर 2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब परिमित रूप से अनेक हल होगा। तो कहाँ है k का मान कह रहा है, तो कहीं से इधर से बराबर कर दीजिए या फिर लास्ट से आप लोग बराबर कर दीजिए। तो अगर जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को बराबर करते हैं तो a1 बराबर यहाँ पर देखिएगा 2 है और a2 बराबर कितना है 4 है। a2 बराबर 4 है। यहाँ पर देखिएगा कि b1 बराबर कितना है, तो b1 बराबर देखिएगा y के गुणांक कितना 3 है और b2 बराबर अगर जो निकालते हैं तो b2 बराबर y के गुणांक कितना k है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखिए यहाँ पर जब इसको जब करते हैं तो 2/4 बराबर में हो जाएगा 3 कितना के। इसको काटेंगे 2 दूना 4 के गुना 1 हो जाएगा के और 3 दूना 6 यानी के बराबर जब 6 आएगा यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। के बराबर जब 6 होगा तब इसका है जो अनंत हल होगा यानी इनफाइनाइट है जो सोल्यूशन होगा। यादव संजीत गुड इवनिंग। इसका कॉल आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग धीरज, जो साउंड है क्लियर। तो देखिए इसका है जो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कह रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 एवं 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत है। तो के का मान इसमें भी पूछ रहा है कि के का मान है जो क्या होगा, बताइएगा के का मान क्या होगा। अनगिनत हल इसमें भी है, तो बताइए कि के का मान है जो क्या होगा। इसका जल्दी से फास्ट सॉल्यूशन आप लोग कीजिए, तो के का वैल्यू निकालिए। तो
डन, इसका आंसर कितना आया? इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं हम। इसमें देखिएगा कि k का जो गुणांक ये x का गुणांक कितना है? 1 तो 1 बटा अब उतना नहीं करना है, x का गुणांक 5 बराबर y का गुणांक 2 ऊपर अब y2 का गुणांक है जो k हो जाएगा k, तो k बराबर हो जाएगा 5 गुना कितना 10, यानी k का वैल्यू जब कितना होगा 10 होगा तब इसका है जो अनगिनत हल होगा। क्या होगा? तब इसका है जो अनगिनत हल होगा। साउंड है ना सही? हाँ चांदनी बोलो। सब लगता है भाग गया, इतने देर में सबके सब भाग गया। अब भागना ना पड़ेगा, आप लोग के अब क्लास भी है जो रेगुलर चलेगा। अच्छा तुमको भी मॉर्निंग लग रहा है? अच्छा तुम भी हो, संजीत, धीरज भी है, चांदनी भी है। हाँ गुड मॉर्निंग ही सही, अभी सो करके उठी है। तो इस तरह से हो जाएगा। देखो मेन है इस पर करना, ये तीन को याद रखोगे ना, फर्स्ट a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तब इस प्रकार जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन के गो होगा, तो उसका सोल्यूशन है जो एक होगा और ग्राफ का लाइन होगा जो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी होगा। जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों के तीनों जब इक्वल है, उसमें शुरू में ही साथ छोड़ देता है, इसमें तीनों में इक्वल रहता है, तब होगा जो संपाती होगा। ग्राफ के लाइन संपाती, इंग्लिश में कहें तो कोइंसिडेंट, और सोल्यूशन के गो होगा तो अनंत सोल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और हिंदी में और एक बार कहें तो अनगिनत हल होगा। ठीक है। तीसरा नंबर में देखिएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ तक तो इक्वल है, बराबर है, लेकिन यहाँ से जाकर के साथ छोड़ देता है, यानी b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तब ग्राफ का लाइन होगा जो समानांतर होगा, समानांतर होगा। और जब ग्राफ का लाइन समानांतर यानी इंटरसेक्ट जब नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट जब नहीं करेगा तो इसका कोई भी सोल्यूशन है जो नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ का लाइन जब इस तरह से जब कटिंग कहीं करेगा तब यह है जो सोल्यूशन होगा। एक पॉइंट पर कट करेगा एक सोल्यूशन, सब पॉइंट पर करेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे करके कट कर देगा, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सोल्यूशन होगा। लेकिन इस तरह से नहीं काटेगा, काटेगा तो इस पर लाइन डायरेक्ट इस तरह से काटेगा, इस पर हर एक पॉइंट पर काटेगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तीन को कंडीशन बनवे करता है बस। ठीक है। ये वाला हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो बताओ कि वह संख्या कौन सी है? चांदनी बताओ। अच्छा जाओ 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 जाकर चार्ज में लगाओ, अगर फोन चार्ज नहीं है तो चार्ज में लगाओ, चांदनी फोन चार्ज में लगाओ। तो दो अंकों की संख्या कितना है? तो दो अंकों की संख्या निकालना है, तो इसका योग 9 है। मान लो कि ये एक्स वाई वाला दो अंक की संख्या है और ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। यदि इसमें से 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अगर इसी में हम 27 जोड़ देंगे, इसमें 27 जोड़ देंगे संख्या उलट जाएगा, तो हमको इतना फालतू दिमाग नहीं लगाना है, फालतू दिमाग नहीं, डायरेक्ट यहाँ आएंगे और देखेंगे कि किसका योग 9 है। 7 2 9 ये भी हो जाता है, 7 2 9 ये भी 9 हो जाता है, 5 4 9 ये भी, 6 3 9 ये भी। तो यहाँ से काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो अब 27 जोड़ के देखेंगे कि किसमें 27 जोड़ेंगे तो संख्या के अंक उलट जाएगा, क्योंकि ये सब है कंडीशन जो मान रहा है, योग वाला सब में मान रहा है। तो ये देखेंगे 27 जोड़ के चेक करेंगे, 27 जोड़िएगा, 27 दूनी 54, अंक उलटिएगा 27 नहीं आएगा। ठीक है, 27 इसमें जोड़िएगा तो 9 7 2 9, अंक उलटिएगा 72 नहीं आएगा। 45 है, 45 में 27 अगर जो जोड़ते हैं, 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 4 2 6, 6 1 7 नहीं आएगा। 36 में 27 जोड़िए तो 7 6 13, 3 2 5, 5 1 6, 63 आया। 63 के अगर जो उलटते हैं, 3 के इधर लाते हैं और 6 के इधर लाते हैं, 36 बन जाता है। तो यही वाला आपका सर्टिफाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है चंद्रिका, जिसका सब्जेक्ट है वो ही क्लास करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि x प्लस वाई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बी का एक गुणनखंड हो तो a प्लस बी इक्वल टू 4 हो, तो a और b का मान क्या होगा? बताओ a और b का मान है जो क्या होगा? इफ x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस टू बी
and a plus b equal to 4, then which of the following is the correct value of a and b? ए एंड बी का जो मान होगा वह क्या होगा बताना है आप लोगों को। तो x प्लस कितना है 2, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, x बराबर -2, तो x बराबर -2 इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिएगा तो x के स्क्वायर यानी -2 के स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर 4 आएगा और -2 गुना 1 कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस कितना 2a और -2 इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये +2b बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या, तो ये 4 की इधर ले आइए तो -2a अब +2b बराबर प्लस में 4 है जो इधर आ जाएगा माइनस में 4। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये प्लस b बराबर कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर चाहो तो आप लोग मान भी दे करके चेक कर सकते हो ये दोनों में, और नहीं तो ए बी का वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो। -2 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कीजिएगा तो ये ए प्लस में आ जाएगा और माइनस ये बी आ जाएगा। प्लस वाला माइनस ने माइनस बाहर किए हैं, -4 माइनस से माइनस कैंसल, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, यानी यहाँ पर ए प्लस बी माइनस न है प्लस कहाँ है, यानी ए माइनस बी बराबर ये आ गया 2, और यहाँ पर दिया है कि a प्लस बी बराबर 4 और हम निकाले हैं जो आया है a माइनस बी बराबर कितना 2। अब यहाँ पर जोड़ घटाव कीजिए तो जोड़ अगर जो करते हैं तो b से b कैंसल, प्लस माइनस a ये हो जाएगा 2a और 4 दो कितना हो जाएगा 6, इसको काटिएगा 3 दूना 6, यानी a बराबर है जो 3, तो ये बराबर 3 किसमें है, तो ओनली एक ऑप्शन है जिसमें a बराबर 3, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 तो 1 वाला हो जाएगा जो सही हो जाएगा। b का मान चाहो तो निकालो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है तो b का मान क्यों निकालना है, क्योंकि a का मान से मिल रहा है, और जो सेम वैल्यू रहता है इसमें मान लो जो कोई में 3 रहता तब भी निकालते हैं, ना तो नहीं निकालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन है जो बहुपद नहीं है, तो नहीं वाला चुनना है। तो नहीं वाला चुनना है तो हम बहुपद वाला ये बताए थे, कंसेप्ट बताए थे, उसमें बताए थे कि बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, तो इसके जो वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड कुछ भी रहे दिया हुआ वेरिएबल, उसका जो पावर है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो उसका जो पावर है वह ओनली पॉजिटिव इंटीजर, या फिर यहाँ याद रखिएगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए यानी पूर्णांक होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। तो चेक कीजिए तो अऋणात्मक पूर्णांक इसमें नहीं है यानी बहुपद होगा। इसमें चेक कीजिएगा तो इसमें अऋणात्मक नहीं, ये भी होगा। इसमें चेक कीजिएगा तो x प्लस कितना है, ये 1/x है, तो हम बताए थे कि 1/a बराबर a के पावर -a होता है, तो x प्लस 1/x का मतलब x के पावर -1 जो कि हो गया। नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं बल्कि निगेटिव इंटीजर बन गया, तो यही है जो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला है जो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, कि यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक शून्यक है, तब बताइएगा कि p का मान है जो क्या होगा, यानी if -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, then p equal to 3 या फिर p equal to 5 या फिर p equal to 7 या फिर p equal to है जो 1 होगा। ये आप लोग को बताना है, बताओ है जो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा -5 क्या है, तो एक शून्यक है, -5 शून्यक है, यानी x का वैल्यू इसमें 5 कहीं पुट करेंगे, इसमें पुट जब करेंगे पूरा इक्वेशन में तो 0 हो जाना चाहिए। पुट कीजिए, पुट कीजिएगा तो 2 गुना -5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 5 बचे 25, अब प्लस में -5 गुना p, तो माइनस कितना हो जाएगा 5p और -15 बराबर 0, तो 25 दूना ये हो गया 50 और -5p -15 बराबर 0, 50 में से 15 घटाएंगे तो ये कितना आएगा
35 यानी 5p बराबर प्लस वाला 35 इधर माइनस में 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 7 बचे 35 यानी p का मान जब 7 होगा, p के मान जब 7 होगा तब इसका इस इक्वेशन का जो शून्यक है वह 5 होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ऑप्शन नंबर 3 है जो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है जो सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा है, तो कभी कभी लगातार दो दो क्वेश्चन है जो सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है। याद रखिएगा आप लोग एक बात कि मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर पहले 1% का छूट दिया जाता है और एंड फिर से 22% का छूट दे दिया जाता है, तब इसका जो सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा समतुल्य समतुल्य जो इसका जो बटा होगा वह x गुना बाई माइनस ने x गुना बाई अब बटा में 100 होता है। बाई नहीं, यहाँ पर होता है जो x प्लस बाई होता है, यहाँ पर x गुना बाई नहीं x प्लस बाई, दोनों डिस्काउंट को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, दोनों को गुना करके बटा 100 करके, ठीक है, 100 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट आगे निकालिए कि कितना के, तो पहला 1000 रुपया है, उस पर 30% के छूट दिया है। अब कह रहा है कि 15% के फिर छूट दे रहे हैं। अब कह रहा है कि दो क्रमिक छूटों का अंतर क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है अंतर, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कह रहा है कि 30% के छूट दिया जा रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है कि 15 के छूट दिया, अब 15 के छूट देने के बाद फिर से 15 के छूट दे दिया है, तो फिर से 15 के छूट दिया है, तो ये वाला ज्यादा आसान, ज्यादा लाभ इसमें होगा कि ज्यादा लाभ इसमें होगा। अब बेचने वाला के ज्यादा घटा इसमें होगा कि ज्यादा घटा इसमें होगा, तो यही आपको निकालना है, इसका और इसका अंतर निकालना है कि अंतर क्या होगा। परसेंटेज में भी वही नहीं कह रहा है, उस भी रुपया में कह रहा है, तो परसेंटेज में देखिएगा ये तो 30% है ही अपने आप में, पहला बार 15 दिया है, दूसरा बार भी 15 दिया है, तो 15 कितना हो जाएगा 30, 15 30 अब माइनस में 15 गुना 15 बटा में 100, तो 30 माइनस 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225 बटा में 100 काटिएगा तो ये आएगा 2.255 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 27.75 आएगा, 27.75, ठीक है, तो 27.75 आ रहा है। तो इसमें अगर जो 30 में माइनस कीजिएगा तो 30 में से माइनस करके तो ही आया है, तो 30 में से जब माइनस कीजिएगा तो आपका 2.255 आएगा, 2.255%। ये है जो क्या है, ये इसका अंतर आया है, यानी ई वाला में ज्यादा छूट मिलता है लेकिन ई वाला में उसको है जो कम छूट मिल रहा है, कितना कम, तो 2.25% कम, तो इसी का 1000 पर निकाल दीजिए, यानी 1000 का 2.25 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 20 से 20, इसको जब गुना कीजिएगा तो 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला है जो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उससे भी हल्का है, इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि यदि क्रमिक छूट 15% और 10% है तो इसकी एकल समतुल्य छूट क्या है, निकालिए एकल समतुल्य छूट। एकल समतुल्य छूट निकालने का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई अपॉन कितना 100, तो 100 कीजिए 15 10 15 प्लस 10 माइनस में 15 गुना 10 बटा कितना 100, 15 10 कितना होता है 25 होता है, और माइनस कीजिएगा तो 15 दहा ये हो जाए 1 0 से 1 0 कट गया, यानी वो 1.5 बटा कितना, अरे 10 बचा, और 10 से जब किसमें डिवाइड करेंगे 15 में डिवाइड तो 1.5 वो 1.5 माइनस कीजिएगा 25 में से 1.5 जब माइनस कीजिएगा तो 23 पॉइंट कितना बचेगा 5%, यानी 23.5% के मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा, तो 4, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग बताना कि एक कोई वस्तु है उस पर हम दे रहे हैं कितना का 20% का छूट दे रहे हैं, और फिर से कितना का छूट दे रहे हैं, तो फिर से 20% का छूट दे रहे हैं, तो इसका सक्सेसिव छूट क्या होगा आप लोग निकाल के देखिएगा। सक्सेसिव छूट तो 20 20 40, उतना नहीं करना है, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा, 20 20 40 माइनस में 20 गुना 20 400 बटा में 100 डिवाइड, यानी 40 और माइनस जब 4 कीजिएगा तो 36,
यानी सक्सेसिव डिस्काउंट 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिंदु 0,5 किसी तल में है तो उस बिंदु की स्थिति अक्ष पर होगी। कहां पर होगी जो? तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जिसका x 0 रहेगा, जिसका x 0 रहेगा तो वह y एक्सिस पर रहेगा, वह y अक्ष पर रहेगा, और जिसका y अगर जो 0 रह गया, y बराबर 0 रह गया, वह किस पर रहेगा? वह x अक्ष पर रहेगा। किस पर रहेगा? x अक्ष पर। तो 0,5 किस पर रहेगा? y एक्सिस पर रहेगा। किस पर? y अक्ष पर रहेगा। अब y अक्ष पर कितना दूर रहेगा? तो 5। x से कितना दूर? तो 5 यूनिट दूर रहेगा। ठीक है, वहीं अगर जो इसमें रहता 5 आगे 0 बाद में, तब पूछता कि किस अक्ष पर होगा, तब यह है जो किस अक्ष पर? तो x अक्ष पर होता। किस अक्ष पर होता? तो x अक्ष पर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसके 3 शीर्ष, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, 3 को शीर्ष दिया है, तो सबसे पहले तो आगे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा मिड पॉइंट पूछ सकता है, तीसरा डिस्टेंस पूछ सकता है, चौथा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट देकर के एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ सकता है, एरिया ऑफ आपका जो क्वाड्रिलेटरल पूछ सकता है। तो ये सब आपको याद करना होगा। तो जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जब कंसेप्ट, तब आपको इसको हम बढ़िया से क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग PYQ को एनालिसिस कर रहे हैं, तो करिए। तो एक हम बना रहे हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका शीर्ष है A B, लगातार देना है, ये नहीं कि B यहाँ तो C यहाँ देना है, नहीं, लगातार इधर से घुमाइए चाहे नीचे से ऊपर घुमाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। A B C और ये आपका D। उसी तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट है जो लिख चुके -2 3, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं पेन, -2 3, यहाँ पर देखिएगा तो ये 6 7, ठीक है, सी वाला देखिएगा तो ये 8 और कितना है 3 है, 8 और 3 है। तब आपका डी का पूछ रहा है, डी कर लेते हैं, एक्स और वाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका ये वाला निकालना है। तब आप लोग याद रखिएगा क्या कि समानांतर जब ये है चतुर्भुज, तब यहाँ से इसको अगर जो मिलाते हैं हम लोग, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तब इसके जो बीच वाला जो ये जो मूल बिंदु होगा, बीच वाला जो कटान बिंदु होगा, जिसका डिस्टेंस यहाँ से ये वाला बराबर यहाँ से है, जो ये वाला बराबर होता है, ये दोनों होता है जो क्या होता है, इक्वल होता है। और जब इक्वल होता है तो बीच वाला निकालना है। तो एक काम कीजिए, बीच वाला के भी कर लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, तो x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों से निकाल के देखेंगे फेरा फेरी। तो ये इसका दोनों से तो निकलेगा नहीं, ये दोनों देखिएगा कि एक्स वाई है, इसका तो निकालना है, तो ये दोनों से आगे उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये -2 है, ये +8 है, नीचे 2 बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, 3 3 6, 3 3 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका है जो 3 ही हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो गया। लॉक क्यों हो जा रहा है, ये देखिए, ये तो 3 आ गया, और यहाँ से कीजिएगा 3, यानी x + y बटा 2, 3 +3 बटा 2 बराबर कितना आएगा, ये भी 3 आ जाएगा, यानी 3 3 आ गया। ये वाला भी 3 आया, ये वाला भी 3 आया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ के दोनों का जब डिस्टेंस बीच वाला निकालिएगा तो 3 3 ही आना चाहिए। 3 3 जब आना चाहिए तो x + 6 बटा में 2 बराबर 3 आना चाहिए। तो x + 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी x बराबर 0। x बराबर 0 किसका है, दुद्दू को क्या है, y भी निकालना पड़ेगा, y निकालिए। तो y निकालिएगा तो y प्लस कितना 7 बटा कितना हो जाएगा 2। अब बराबर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो y + 7 बराबर 3 दूना 6, यानी y + 7 बराबर 3 दूना 6। तो y बराबर हो जाएगा 7, प्लस में तो उधर माइनस में -1, तो y बराबर -1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई कितना है, तो 30 सेंटीमीटर है, तो और कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी जो पूछ रहा है, यानी थर्ड साइड है जो इसका क्या होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो देखिए, एक सबसे पहले फिगर बना के समझा देते हैं। ये आपका है जो ट्रायंगल है, जिसका
परिमाप, परिमाप का मतलब आप लोग जानते होंगे कि टोटल सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, यानी इसके टोटल जो लेंथ का जो बाउंड्री होता है उसका सम, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसी को क्या कहेंगे, तो परिमाप कहते हैं। यानी टोटल लंबाई इसका सब भुजा के, यानी ये x है, ये y है, ये z है, तो आपका x प्लस y प्लस z बराबर ही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, जिसमें दो को भुजा दे दिया है, एगो 30 दे दिया है, एगो 40 दे दिया है, एगो 30 कर देते हैं, एगो 40 कर देते हैं, ये जेड हो गया। इसका परिमाप कह रहा है कि 100 दे दिया है, तो ये 100 हो गया, तो 4 3 7 70 प्लस जेड बराबर कितना 100, ठीक है। तो जेड बराबर 70, इधर प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस में, यानी 100 माइनस 17 बराबर कितना 30। तो 30 ऑप्शन किस में, 30 ऑप्शन 1 में, 30 ऑप्शन किस में है, 1 में, तो 1 वाला है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12:14:25 के अनुपात में है और इसका परिमाप 25.5 है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐड करना है, 12 प्लस 14 प्लस 25, बोलिएगा कितना होगा, जल्दी से बताओ तो 12 14 26 अब 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा 51, कितना हो गया 51, यही 51 यूनिट है जो किसके बराबर है, तो ये 25.5 के है जो बराबर है, ठीक है, इतना यूनिट है जो, तो एक यूनिट का जो मान है वह हो जाएगा 25.5, ये कॉमन है जो इधर चल जाएगा भाग में, तो 25.5 दूना होता है कितना, तो 51 होता है। मच्छर कहाँ से आया हुआ, तो 1 ये 2 बार में कटेगा, यानी एक यूनिट का जो मान है वह 1/2 आता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, बड़ा पूछ रहा है, छोटा पूछ रहा है तो 12, बड़ा कह रहा है 25, तो ये 25 और एक यूनिट का मान कितना है 1/2, तो 25 यूनिट का मान हो जाता है 25 गुना 1/2, काटिएगा कितना आएगा 12.5, यानी 12.5, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पता ना काका टाइप कर देता है, बोले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, छोटे खंडों का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अच्छा छोटे खंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, दिया गया है पाई बराबर 3.14 लेना है, तो आप लोग 22/7 मत लीजिएगा, जो कहेगा वही लीजिएगा, ठीक है। अगर जो इंग्लिश में कहे तो ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कह रहा है, गिवन आपको दिया हुआ है पाई बराबर 3.14 ही लेना है। तो देखिए ये है सर्कल, ठीक है, और सर्कल के ये केंद्र है, ये कह रहा है कि जीवा पर समकोण बना रहा है, तो जीवा पर कहीं भी इस पर समकोण को बना दीजिए, यहाँ से इसको खींचते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं, ये समकोण के मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका जो रेडियस है जो कितना है, तो रेडियस आप लोग देखिएगा कि रेडियस इसका है जो 10, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये इसका हो जाएगा जीवा, ये जीवा हो गया। अब कह रहा है सिगमेंट, तो देखिए सिगमेंट सेक्टर होता है क्या, तो ये सर्कल है, इस पर एक जीवा खींच रहे हैं, तो जीवा से जो काटेगा बड़ा वाला भाग इसका है जाएगा जो मेजर सेगमेंट, यानी ये इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं बड़ा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा बृहत ये बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा जो छोटा वाला हो जाएगा, यानी लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही का इसका छोटका का पूछ रहा है, ठीक है। और जो इसमें पूछेगा सर्कल में कि सबसे लंबी कोड को क्या कहते हैं, तो ये सबसे लंबी जो जीवा रहता है उसको व्यास ही कहते हैं, जैसे सबसे लंबा जीवा खींचेंगे तो ये बन जाएगा आपका व्यास, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, तो यहाँ आते थे व्यास हो जाएगा, फिर इधर इधर करके फिर छोटा, तो सबसे बड़ा जो जीवा होता है वही क्या होता है, वह व्यास होता है। और ये जो जीवा है वह वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक लघु वृत्तखंड, एगो बृहत वृत्तखंड, ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ये हो गया। और इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या से अगर जो डिवाइड कीजिएगा, इस तरह से अगर जो निकालिएगा बाहर, तो त्रिज्या से ये
एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर, एक मेजर सेगमेंट, ये मेजर ये सेक्टर, और एक हो जाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है। यानी लघु त्रिज्यखंड और एक हो जाएगा बृहद त्रिज्यखंड। दो भाग में डिवाइड करेगा। ये है जो एक खंड होता है, एक क्या होगा, एक त्रिज्यखंड होता है, एक वृत्तखंड होता है। तो ये वृत्तखंड जीवा है जो वृत्तखंड बनाता है, और इसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या के अकॉर्डिंग अगर जो वृत्त को अगर जो काट के अलग करेंगे तब यह त्रिज्यखंड बनाएगा, जिसको कहते हैं सेक्टर, इसको कहते हैं सिगमेंट। तो यहाँ पर आपको ये सिगमेंट का एरिया पूछ रहा है, सिगमेंट का, तो सिगमेंट का पूछ रहा है, तो इसमें सेक्टर और ट्रायंगल के एरिया निकाल के ही हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा वाला पार्ट के पूरा वाला के एरिया निकालेंगे और फिर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, करिए माइनस। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे एरिया पूरा के निकालते हैं। ये पूरा त्रिज्यखंड का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। इसी में माइनस कर देते हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार भी 10, ऊंचाई भी 10, आधार भी 10, ऊंचाई भी 10। अगर जो इसको निकालिएगा तो ऐसे निकलेगा, ये भी 10, ये भी 10, तो आधार भी 10 और ये ऊंचाई भी 10, ठीक है। ये थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण बना रहा है। नीचे 360 है। पाई के मान आपको दे दिया है कि 3.14 ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। आर के मान 10 के स्क्वायर यानी 10 गुना 10 माइनस 1/2 गुना 10 गुना ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, 4 बार में कट गया ना। इसको 10 दहा 100, जब इसको गुना कीजिएगा तो 314/4 हो गया। माइनस में इसको काटिएगा तो ये 5 दूना 10 यानी ये आपका हो गया 50। तो ये हो गया 314/4, अब 5 चौके 20 यानी ये 200/4। माइनस कीजिएगा 114 और नीचे 4, इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, बाकी बचेगा 3, 4 8 32, बाकी बचेगा 2, बाकी 4 5 20 यानी 28.5 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है। किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका है जो वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर दी आपका ट्रायंगल वाला क्षेत्रफल। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1/2 जो साइन वाला है ना उससे निकाल सकते हो। 17 नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया था डीएलएड वाला में, बहुत बार आया है। पिछले साल भी आया था, इसके पिछले के पिछले साल भी आया था। एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत है जो कितनी है भाई, तो ये जो लागत आपकी है वह 25 रुपया है। 4 दीवार के अगर जो प्लास्टर करेंगे तो 25 रुपया इसका लागत लग रहा है। अब वही कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। तो हिंदी आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा कि एक बार प्लास्टर कर दिए और फिर उसी पर प्लास्टर कर देंगे। हिंदी वाला वही नहीं लग रहा है कि 2 बार प्लास्टर करने में, 2 बार का मतलब कि एक बार किए एक बार फिर कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं कह रहा है 2 बार नहीं, बल्कि 2 गुना यहाँ पर लिखना चाहिए था। 2 बार का मतलब दुगुना, जैसे इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो इंग्लिश वाला सही है। द कॉस्ट ऑफ plastering the 4 wall of a room is 25 rupees. The cost of plastering a room twice in length, ट्विस इन ब्रेथ, ट्विस इन हाइट विल बी, यानी इसके हाइट, इसके ब्रेथ, इसके जो आपका जो लेंथ है इसमें दुगुना जब कर दिया जाए, इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है अगर जो दुगुना कर दिया जाए तब इसका खर्च है जो क्या होगा। तो पहले अगर जो देखिएगा ये आपका है जो रूम है, ये रूम बना दिया, आप लोग भी रूम में होंगे तो देख रहे होंगे। मच्छर कहाँ से आ जा रहा है। तो एक आपका है जो क्या होता है, एक हाइट होता है यानी ऊंचाई होता है, एक आपका लंबाई होता है, क्योंकि ये रूम है जो क्या है 3 डायमेंशनल शेप है। तो एक ऊंचाई, एक आपका है जो चौड़ाई, एक आपका है जो क्या होता है एक ऊंचाई होता है, यानी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें
अगर जो आपका चारों दीवार का करना है तो एक सीलिंग यानी ऊपर वाला छोड़ देंगे और नीचे वाला फर्श को छोड़ देंगे, तब इसका जो एरिया है जो क्या होगा, तब इसका अगर जो एरिया निकालते हैं, एरिया निकालिएगा तब वही हो तो इसका है जो लागत निकाल पाइएगा। तो इसका एरिया अगर जो निकालिएगा तब क्या होगा, तो ये आपका एलबी और ये फिर जो एलबी है ये छोड़ना पड़ेगा, तब आपके पास 2BH प्लस में 2HL बचता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन कीजिएगा तो ये BH प्लस क्या होता है, 1 मिनट, 2 का है कॉमन करेंगे, इसमें और कॉमन करेंगे, बोलो क्या कॉमन करेंगे, तो 2 भी मिल रहा है, एल भी 2 भी मिल रहा है, एच भी मिल रहा है, 2H कॉमन करेंगे तो एल प्लस है जो बी मिलेगा। तो यही आपका है जो एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया, यानी दीवार का क्षेत्रफल होता है 2H इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब यही कह रहा है क्या चीज, तो यही कह रहा है कि लंबाई दुगना कर दें, चौड़ाई दुगना कर दें, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से समझो। अब बढ़िया से बोलोगे क्या समझना है, तो बढ़िया से देखो क्या समझना है। देखो अब समझना क्या है, जो यहाँ पर देखो ये आपका एल है, ये भी आपका एल है, ये आपका एच, ये भी एच, ये भी बी, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एच, ये भी एच, यानी देखिएगा तो 4 को एच दिखेगा, 4 को एल दिखेगा, 4 को आपका है जो बी दिखेगा। ठीक है, तो इसका अगर जो 4 को दीवार के 2 को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तब आपका एरिया अगर जो निकालना है, तब इसके एरिया बराबर हो जाएगा एल बी, एल बी तो कहानी खत्म हो गया, एल बी का हेल होगा, इसमें हो जाएगा जो बी एच प्लस में बी एच, इसका एरिया निकालिएगा तो बी एच, इसका निकालिएगा बी एच, आप प्लस में देखिएगा तो एच एल प्लस एच एल, एच एल प्लस एच एल। ठीक है, अभी तक इसका एरिया था जो ये था, अभी तक एरिया ये था, और इसी का जो रूपीज है जो कितना है, तो ये 25 है, 20 नहीं कितना है, 25 है, यानी एरिया इक्वल टू 2BH प्लस 2 क्या हो जाएगा, HL हो जाएगा, कॉमन कीजिएगा तो 2H कॉमन अगर जो करते हैं तो ये है जो BL प्लस बी कर देते हैं, एल प्लस ये हो जाएगा बी। ये जो एरिया है जो ये इसका है, अब कह रहा है कि इसका दुगना कर दिया जाए। अनामिका कैसी हो, अनामिका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो इसका दुगना कर दें, तो दुगना का मतलब एल भी दुगना, बी भी दुगना, एच भी दुगना। अब बात यहाँ दुगना की है, तो दुगना की बात है तो यहाँ दुगना, दुगना का मतलब कि दुगना में जब एरिया निकालिएगा, दुगना में एरिया निकालिएगा तो 2b गुना 2h प्लस 2b गुना 2h प्लस में 2h गुना 2l प्लस में 2h गुना 2l। इतना हम खाली समझाने के लिए कर रहे हैं, बस चटपट सेकंड भर कुछ सवाल है, सेकंड भर में बन जाता। तो 2b 2h, 2 दूना 4 BH प्लस 2 दूना 4 BH प्लस में 2 दूना 4 HL प्लस में 2 दूना 4 HL बराबर 4 4 8 BH प्लस में 8 HL। अब यहाँ पर देखो कि 8H 8H कॉमन ले सकते हैं, तो 8H के कॉमन ले लेते हैं, तब यहाँ पर देखिएगा कि 8H जब कॉमन हो गया तब तब क्या, तब यहाँ पर एल बचेगा और प्लस में आपका बी बचेगा, एल बचेगा और क्या बचेगा, तो बी बचेगा। तो पहले जो इसका एरिया था वह कितना था, तो 2h इंटू एल प्लस बी था, और जो नया जो एरिया आया है जब दुगना कर दिए हैं तो नया एरिया आया है जो क्या आया है, तो 8h प्लस एल बी प्लस बी, यानी
2 चौके 8, अगर जो इससे देखिएगा के गुना ज्यादा है तो 4 गुना ज्यादा है, तो किराया भी इसका 4 गुना ज्यादा होगा। तो 4 गुना ज्यादा का मतलब है कि पहले किराया था जो कितना था, तो पहले किराया था जो 25 रुपया था, तो दुगुना अगर जो काम करवाया जाएगा, दुगुना अगर जो दुगनी लंबाई में करवाया जाएगा प्लास्टर, तब इसका जो रुपया है जो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब कि 25 चौके है जो 100 हो जाएगा। तो अगला बार से आप लोग को याद क्या रखना है, तो अगला बार से आप लोग यही याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन अगर जो दे दे कि दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना कर दिया जाएगा तो 4 गुना उसका है जो रेट पहुंच जाएगा। दुगुना करेगा तो 4 गुना रेट पहुंचेगा, याद रखिएगा 25 चौके 100। तो यही आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन 1 सेकंड के चलते आप लोग को इतना करना पड़ा कि नया वाला करेंगे, दुगुना करेंगे तो 8h 2 इंटू एल प्लस बी आएगा, और पुराना वाला आपका है जो 2h प्लस एल बी है, 2h 2 इंटू एल प्लस बी है। तो के गुना है तो 2 चौके 8 गुना ज्यादा है, सॉरी 8 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा है। तो पहला वाला का 25, तो 4 गुना ज्यादा का मतलब 25 चौके 100, यानी दूसरा बार जो इसका जो रेस आएगा कितना आएगा, कॉस्ट खर्च कितना आएगा, तो 100 रुपीज आएगा। ठीक है, शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट याद रखना है 4 गुना बस, लेकिन हम समझने के लिए बताएं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन हाफ है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड द इट्स हाइट, हाँ देखिए हाइट दिया है, इसमें हाइट नहीं दिया है, 12 सेंटीमीटर, इट इज कर्व सरफेस एरिया। देखिए एक शंकु है, एक क्या है, एक शंकु है, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या कितने हैं, तो आधार की त्रिज्या देखिएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, इसका हाइट कितना है 12 है। ठीक है, हाइट 12 है, तब इसका पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस ए बराबर होता है जो पाई आर एल होता है। तो एल तो हमारा दिया नहीं है, ये तो सीधा सीधा हाइट दिया है, लिटरली हाइट इसका दिया नहीं है, तो नहीं दिया है। तो एक काम करो, एल निकालो, एल निकालने के लिए 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। अरे ये पाइथागोरस थ्योरम से 13 होगा ना, नहीं तो निकाल के देखो ना, 12 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 5 बचे 25 बराबर कितना आएगा 169, यानी 13, स्क्वायर रूट कितना 13 आएगा। तो पाई के मान 22 बटा, नहीं कह रहा है पाई के मान लेने, कहाँ कोई ऑप्शन में है पाई, नहीं ना, तो नहीं है तो क्यों लेंगे, पाई छोड़ो, पाई गुना आर के मान 5, तो 5 गुना 13 बराबर 13 पच्चे 65 पाई, 65 पाई किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो सही हो जाएगा। तो आप लोग के ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा तभी बन पाएगा, याद रखने से बढ़िया कि समझिएगा आप लोग, अच्छी बात है, हाँ याद रखना है। तो सी एस ए इसका पाई आर एल होता है। वही टी एस ए का बात करें कि टी एस ए क्या होगा, तो टी एस ए में देखिए सी एस ए का मतलब ये खोपड़ी देख रहे हो खाली, ये जो खोपड़ी ऊपर वाला है इसी का एरिया ये सी एस ए है। ठीक है, और जब ये नीचे वाला जो वृत्त ये जो देख रहे हो, ये सर्कल अगर जो देखना चाहते हो सर्कल, तो ये सर्कल वाला क्षेत्र जोड़ देंगे ना, तो ये टी एस ए में हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में बदल जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल के एरिया टी एस ए अगर जो निकालोगे तो पहले से ये पाई आर एल है, और ये सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, डिवाइड कीजिएगा तो पाई आर कॉमन कीजिए, पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, इसमें एल इसमें आर, यानी पाई आर 2 इंटू एल प्लस आर होगा इसका टी एस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, एक गोला है, इसका है जो व्यास कितना दिया है, तो व्यास है जो 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास है जो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, एरिया अगर जो निकालिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, इसका सी एस ए टी एस ए
सब एक ही होता है, ठीक है। यानी 4 पाई आर स्क्वायर वही ये हेमिस्फीयर रहेगा। हेमिस्फीयर का मतलब कि अर्धगोला रहेगा, तब इसका है जो वॉल्यूम आधा हो जाएगा और इसका जो सी ए से निकलेगा वह 2 पाई आर स्क्वायर आएगा और टी ए से निकलेगा तो एगो सर्कल ऐड हो जाएगा। एक सर्कल का मतलब कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकालना है तो आयतन निकाल लो, 4/3 गुना पाई आर क्यू, पाई का मान लीजिए 22 बटा कितना 7 गुना आर का मान 7 यानी 7 गुना 7 गुना 7 3 गो 7 एक साथ से एक साथ कैंसिल, ठीक है। अब 7 7 49 अब 22 चौके 88 गुना करो। बिना गुना करने कोई उपाय है जो नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हमको तो लगता है कि यही वाला का होगा, लेकिन क्यू होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यू होना चाहिए। तो एक काम करो, गुना करते हैं। 22 चौके 88 हो गया, 7 7 कितना हो गया 49, ठीक है। गुना करोगे तो 8 नमा 72 और 8 नमा 72, 72 7 कितना होता है 79, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 32 32 और 3 35, 2 9 2 11 7 5 12 12 ये 13 और 3 1 4 431 है। 4312 कहीं है ही नहीं, 4312 कहीं है ये नहीं। अच्छा 3 से डिवाइड करके देखोगे, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर भी नहीं कोई आ रहा है। गजब है ऑप्शन, करके देखो तो कहीं आता है, कहीं नहीं आ रहा है। 7 7 49 गुना 22 बटा 7 4/3 कहाँ से इतना आएगा। एक बार फिर से क्लीन करके देखते हैं, और फिर से क्लीन करके देखते हैं। इसका व्यास है जो कितना है 14, तो आर बराबर आ जाएगा 7, यानी वॉल्यूम बराबर इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 गुना पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, पाई का मान तो इसमें कहीं छोड़ा नहीं है तो लेना पड़ेगा। गुना 7 गुना 7 गुना 7 एक साथ तो कैंसिल कर दिए, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 7 7 49 और 22 दूनी 44। ये काम करते हैं, ये जो 7 7 49 आता है इसको 4 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 16 3 196 हो गया। अब गुना 22 करेंगे, 6 दूनी 12, फिर भी लास्ट में 2 आता है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन गलती है, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलती है तो है। 6 दूनी 12 और नहीं तो हो सकता है 3 वाला आएगा, देख लेते हैं डिवाइड करके, डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 19 2 3, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 19 2 दूनी 4, अरे 2 का 2 1 3 होता है 2, 9 2 11, 9 3 12 13 3 1 4। अच्छा एक काम करो तो 3 से डिवाइड दो तो 14 3 42, ठीक है। 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3, हाँ बिल्कुल सही है अनामिका, ऑप्शन नंबर 3 वाला है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक्स से है, सांख्यिकी से। यदि आवृत्ति वितरण का माध्य 7.5 है और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 120 प्लस 3 के और सिग्मा एफ आई का मान है जो 30 है तो के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है जो सिग्मा, सिग्मा को मतलब समझते हैं ना, सम होता है एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, और नीचे सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो इसका मान समानांतर माध्य, यानी इसका जो माध्य है वह 7.5 दिया, 7.5 लिख दीजिए। इसका मान है जो कितना दिया है 120 प्लस कितना 3 के दिया है, ये भी लिख दीजिए। नीचे इसका मान कितना ये 30 दिया है, ये भी लिख दीजिए। अब इसका क्रियाकलाप कटम कुटुम कीजिए तो 30 से उसमें गुना कीजिएगा तो 0 का 0, 5 दिए 15 और 7 दिया 21, ये हो जाएगा आपका 22 पॉइंट यहाँ चल जाएगा। तो ये आपका 120 प्लस 3
कि 120 इधर माइनस में जाएगा तो बताइए 3 के बराबर माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा कितना 105 के बराबर 3 से भागा दीजिएगा 3 तिये 9 3 पचे 15 बराबर 35 यानी के का मान कितना होना चाहिए तो 35 होना चाहिए। कितना 35 होना चाहिए। अच्छा भूल गई हो हाँ 35 होगा। कितना होगा 35 होगा। और साथ में आप लोग याद रखिएगा डायरेक्ट जो फॉर्मूला पूछता है बहुलक बराबर पूछता है बहुलक बराबर पूछता है। बहुलक बराबर 3 गुना क्या होता है माध्यिका माध्यिका और माइनस क्या होता है तो 2 गुना होता है जो माध्य होता है। यही इसका संबंध होता है। बहुलक माध्यिका के बीच जो संबंध होता है वह बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका और माइनस में 2 गुना माध्य होता है। ठीक है। तुम भी का फॉर्म फिलअप कर रही है अनामिका तुम भी फॉर्म फिलअप कर रही हो डीएलएड का फॉर्म फिलअप तुम भी कर रही हो अनामिका नो तब ऐसे ही पढ़ रही हो। यूजीसी हुआ कि नहीं हुआ यूजीसी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एग्जाम दी थी ना यूजीसी का। नेक्स्ट है एक प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक मछली टैंक में 5 गो नर मछली है और 8 को मादा मछलियां हैं बाहर निकाली गई मछली के नर मछली होने की क्या प्रयोजकता है। अब एगो टैंक में एगो ये टैंक है ठीक है ये टैंक में अगर जो बात करो तो 5 गो नर है 8 को मादा है लेकिन इस तरह से नहीं है इस तरह से है जो पता नहीं चल रहा है। बाहर निकाली गई मछली नर मछली होने की प्रयोजकता क्या है तो नर की संख्या कितना है तो नर की संख्या 5 है टोटल संख्या 8 5 कितना हो जाएगा 13 13 नीचे निकाला गया है नर तो नर हो जाएगा ऊपर यानी 5/13 यानी ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। अच्छा 108 नंबर आया था हाँ 5 हो जाएगा 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 7 6 और x का माध्य है जो 15 है और 18 1 6 x और y का माध्य है जो 10 है तो y का मान पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा निकालिए y का मान क्या होगा। देखिए इसका माध्य है यानी 1 2 3 4 4 को ये संख्या है तो नीचे 4 कर दीजिए 7 2 9 9 6 15 यानी 15 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 15। दूसरा में देखिएगा तो 18 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस y यानी 1 2 3 4 5 ये संख्या 5 है 5 लिखिए 18 19 19 6 कितना हो जाएगा 25 यानी 25 प्लस x प्लस y बराबर इसका माध्य जो 10 है। यहाँ से निकालोगे 15 प्लस x 4 को है ना 1 2 3 4 तो 15 चौके 60 x बराबर निकालेगा तो 60 में से जब 15 माइनस बच जाएगा 45 x का मान आया 45 तो 45 यहाँ पुट कर दो तो 45 और जो 25 है जो कितना हो जाएगा तो 45 और 25 70 कितना 70 ना 10 5 50 यानी 70 प्लस y बराबर 10 5 50 तो y बराबर ये हो जाएगा कितना 20 है ना 20 यानी ऑप्शन नंबर 3 कौन सा ऑप्शन नंबर है जो 3 है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वह क्या होगा। एक काम करो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो वैल्यू पुट कर दो आसान है 2 गुना 1/√3 tan 30 का मान 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 1/tan स्क्वायर 30 है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इसको गुना कीजिएगा 2/√3 गुना कीजिएगा तो ये 3 ऊपर चल जाएगा 3 1 4 नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कितना आएगा तो ये जो आपका है 3/2√3 तो ये काम कीजिए √3/√3 से गुना कर दीजिए तो ये आपका है जो 3 इंटू √3 ये आपका है जो 2 गुना कितना आ जाएगा तो 2 गुना ये है जो 3 आ जाएगा तो 3 से 3 आपका है जो कट जाएगा। मच्छर कहाँ बैठ गया नहीं चल रहा है 3 ये है तो 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल यानी √3/2 तो √3/2 है जो किसका मान होता है cos 60 नहीं sin 60 डिग्री का मान होता है। दोनों में तो sin 60 है 4 भी आंसर सही और 1 भी आंसर सही होगा लेकिन हो सकता है कोई चेंज रहे इसमें यानी sin 60 का मान होता है किसका होता है sin 60 का मान √3/2 होता है या फिर cos
30 का मान √3/2 होता है, तो इसमें से एक ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को वैल्यू भी याद रखना होगा, वैल्यू है जो बहुत काम करेगा। यदि sin a बराबर 1/2 तो cot a का मान है जो क्या होगा, cot a का पूछ रहा है, तो sin a चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, sin a ये a कर लेते हैं, ठीक है। तो p/h, p/h ये वाला कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर √3, ठीक है। cot a b/p √3, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इफ बाई साइन थीटा इफ बाई साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 माइनस कॉस 30 है, देन बाई का मान कह रहा है, तो वैल्यू याद है तो वैल्यू जैसे पुटिंग कर दो, यानी बाई साइन थीटा का मान, साइन थीटा नहीं साइन 45 है, तो 1/√2 गुना कॉस 45 1/√2 बराबर tan 45 1 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो बाई गुना 1/√2 गुना 1/√2 बराबर 1/2 बराबर, इसको गुना कीजिएगा 2 और माइनस में अंदर √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी बाई बराबर 2 माइनस अंदर √3 है, कहीं नहीं है, कहीं ऐसे का है आ गया, ऐसे है जो किंग आ गया आंसर इसका। cos 30 का मान कितना होता है, अरे इसमें भी क्या गलत किए, इसमें कहाँ है, अंदर √3/2 साइन 60, ठीक है। साइन 60 और इसमें है ऐसे क्यों आया, 2 से 2, इसमें भी कहीं गड़बड़ है का, गड़बड़ घोटाला है कहीं, 1/2 गुना 1/2 1/2 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पर करोगे तो 1 tan 45 का मान 1, cos 30 का मान कितना होता है निकालना पड़ेगा, अब हमको याद नहीं है हमको, तो साइन 0 का मान निकालेंगे तो 0, साइन 30 का मान निकालेंगे तो ये है जो 1/2 आएगा, साइन 30 का मान है जो 1/2 होता है, साइन 30 का मान है जो 1/2 होता है, cos 30 का तो होगा नहीं, cos 30 का मान है जो 3/2 होता है। गजब हो रहा है, शायद यहाँ पर नहीं तो साइन होगा, यहाँ पर हो सकता है साइन होगा, नहीं तो यहाँ पर है जो 60 होगा, क्योंकि जब तक नहीं होगा यहाँ पर 1/2 तब तक इसमें से कोई ऑप्शन है जो नहीं मिलेगा, यहाँ पर जब तक 1/2 नहीं लेते हैं तब तक नहीं मिलेगा, 2 अगर जो लेते हैं 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 से 2 कटेगा फिर भी 1 आता है, फिर भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा, शायद क्वेश्चन कहीं गड़बड़ होगा। हिंदी का क्लास कब से चलेगा, टाइम क्या हुआ है, टाइम देखते हैं उसके बाद सोचते हैं हिंदी के क्लास के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ पर गड़बड़ है, उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कराएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में कहाँ पर गड़बड़ी है, ऑप्शन गड़बड़ है या फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ है।